हेलो डियर व्यूअर्स, यू आर वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज का जो लेक्चर है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का पहला लेक्चर है। इट इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स सेकेंड ईयर फिजिक्स। इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हम ये पूरा चैप्टर है हमारे सामने, फुल चैप्टर इन सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर, यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में जहां तक हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर लेक्चर नंबर 2 में वहां से शुरू करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स ऑफ सॉलिड। फिजिक्स ऑफ सॉलिड, फिजिक्स ऑफ सॉलिड जो है वो क्या है? इसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन में पहला स्टेटमेंट आपके लिए, it is also called physics of solids. You can call it that physics of solids. Physics of solids are solid state physics. जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं या जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, इन सारे टॉपिक्स को कंबाइनली आप इन्हें फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स भी कह सकते हो और आप इन्हें सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी कह सकते हो। सेकंड इंट्रोडक्शन में मेरा सेकंड सेंटेंस है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स है क्या या फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स है क्या। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study, इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, 3 एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। in which we study the first one, structural response of solids। इसमें हम फिजिक्स का स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स पढ़ते हैं, यानी वो बातें पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक फिजिक्स के सॉलिड्स के स्ट्रक्चर से होगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स या फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में हम वो बातें पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक सॉलिड के स्ट्रक्चर से होगा। फॉर एग्जांपल, क्रिस्टलाइन बिहेवियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एस्पेक्ट, एमॉर्फस स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, पॉलीमर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। तो जो टॉप 4 मैंने लिखे हैं, ये टॉप 4 टॉपिक्स जो हैं वो सॉलिड के स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स हैं और स्ट्रक्चरल बेस बातें हैं। इसके बाद जो है इसमें दूसरा एस्पेक्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस। The branch of physics in which we study the structural responses of solids, the electrical responses of solids। इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज में देखो यहां से कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर दोनों एक साथ डिस्कस करूंगा। कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये जो मैंने 3 एरोज बनाए हैं ये वाले, ये इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स ऑफ सॉलिड्स हैं। एंड द लास्ट वन माय डियर स्टूडेंट्स, the branch of physics in which we study the structural responses of solids, the electrical responses of solids, and the last one, magnetic responses of solids। solids के magnetic responses भी हम इसमें स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और वो देखें, सेमीकंडक्टर के बाद जो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है और हिस्टेरेसिस इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट 4 मैग्नेटिक रिस्पॉन्स। मैं एरो मिटा दूंगा, कोई बात नहीं। यहां से देखिए, क्रिस्टलाइन से लेकर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तक ये जो है एरो, ये स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स ऑफ सॉलिड है। इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर से लेकर यहां तक सेमीकंडक्टर तक जो एरो है, ये इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स ऑफ सॉलिड्स है। और इसके बाद जो है ये डायमैग्नेटिक से लेकर हिस्टेरेसिस तक, इट इज द मैग्नेटिक रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। सो आप डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर समझ गए। इंट्रोडक्शन में हमने 2 बातें की। पहली बात यह है कि सॉलिड्स की स्टडी को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी कह सकते हैं, इन्हें फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स भी कहा जा सकता है। दूसरी बात हमने ये की कि इस चैप्टर में, इस ब्रांच में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम पढ़ेंगे क्या। इसमें 3 एस्पेक्ट्स पढ़े और पढ़ाए जाते हैं, द स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सेज ऑफ सॉलिड्स,
द इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ सॉलिड्स एंड द मैग्नेटिक रिस्पॉन्सेज ऑफ सॉलिड्स, और मैंने चैप्टर के तीनों ब्रांचेस, तीनों पार्ट्स आपको हाईलाइट करके बता दिए। समझे हमने फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस कर लिया, और इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के बाद नाउ लेट मी टर्न टुवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक। इंट्रोडक्शन को मैं कवर कर लेता हूं, इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइन। समझो फर्स्ट टॉपिक है, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको पॉइंट्स के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस अबाउट क्रिस्टलाइन इज point number 1, and the point number 1 is all those solids having regular arrangement of particles, atoms कहें या particles कहें, वो सारे सॉलिड्स जिनमें एटम एक खास तरतीब से अरेंज होते हैं, ऑल दो सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि ये एक ऐसा सॉलिड है जिसमें एक पार्टिकुलर रेगुलरिटी और ऑर्डर बार बार रिपीट हो रहा है, ये एक सॉलिड है और इसमें एक एटम या एक पार्टिकल यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है। इसी तरह यही ऑर्डर इसमें बार बार रिपीट होता है और आपको कोई दूसरा ऑर्डर ना मिले, यानी टॉप ऑफ द सॉलिड और मिड ऑफ द सॉलिड और बॉटम ऑफ द सॉलिड तक जाए तो आपको और कोई ऑर्डर ना मिले। जो अरेंजमेंट आपको टॉप पे मिलेगी, वो मिड में मिलेगी, वो बॉटम में मिलेगी, वो साइड में मिलेगी, वो राइट साइड में मिलेगी, वो फ्रंट साइड पे मिलेगी, वो बैक साइड पे मिलेगी। सो दैट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। द सेकेंड आइडिया ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स आप इसका इस कॉर्नर से कोई पोर्शन काट लें, टॉप से एक छोटा सा पोर्शन काट लें और उसकी डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम मालूम करें, आपको एक आंसर मिल जाएगा। फिर आप नीचे से कोई पोर्शन काट लें, फिर उसका मास बाय वॉल्यूम मालूम करें, फिर वही वैल्यू मिलेगी। फिर मिड से एक पोर्शन काट लें, फिर आप मास बाय वॉल्यूम मालूम करें, फिर आपको आंसर सेम मिलेगा। हत्ता कि छोटे पोर्शन काटो या बड़े पोर्शन काटो, टॉप से काटो या बॉटम से काटो, लेकिन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम का आंसर हर जगह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको सेम मिलेगा। तो इनकी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है। जो थर्ड पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूं, वो थर्ड पॉइंट क्या है, द थर्ड पॉइंट अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कि जनाब यह है क्या, तो दे ये है जनाब having constant inter atomic distances, इनमें कांस्टेंट इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस होते हैं। कांस्टेंट इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस इनमें पाए जाते हैं, यानी अगर इधर इन दो एटम्स के दरमियान फासला लेट मी कंसीडर 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर है, तो यहां भी दो करिस्पॉन्डिंग एटम्स के साथ या एडजेसेंट एटम के साथ के दरमियान फासला 10⁻⁶ सेंटीमीटर या मीटर होगा। अलगर्ज जहां पर दो एटम्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला होगा, वो फासला पूरे क्रिस्टल में हर जगह पर वही होगा और उसमें चेंजेस, इसीलिए तो डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। पॉइंट नंबर 4, आई वांट टू शेयर पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 ये है दैट वी कैन ड्रॉ infinite parallel planes, we can draw infinite parallel planes in all directions। आप जिस डायरेक्शन में चाहो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं मैंने ये प्लेन बनाया एटम्स को अरेंज करके, तो इस तरह के मैं इनफाइनाइट प्लेन एडजस्ट कर सकता हूं। देखो चलते जाएं, ये इस डायरेक्शन के पैरेलल प्लेन्स बन गए। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं। देखो, अगर मैं इस तरफ एक प्लेन बना लूं तो इन एटम्स को आप पॉइंट्स के तौर पर इस्तेमाल करें तो आप देखो इस डायरेक्शन में भी आप पैरेलल प्लेन बना सकते हो। मैं चाहूं तो मैं इस डायरेक्शन में भी पैरेलल प्लेन बना सकता हूं,
देखिए ये देखिए जनाब, ये हम किसी भी डायरेक्शन में इसमें पैरेलल प्लेन बना सकते हैं। इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स वी कैन ड्रॉ इन क्रिस्टल्स। इसके बाद जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, एंड द पॉइंट नंबर 5 इज द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। ये आप जानते हैं, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स is called crystallography। क्रिस्टल्स का की जो स्टडी है उसे क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, वी आर डीलिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड वी आर डिस्कसिंग क्रिस्टल्स इन पॉइंट्स, एंड आई एम गोइंग टू शेयर पॉइंट नंबर 6। मैंने 5th पॉइंट शेयर किए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 6 हमारे पास क्या है? देयर आर 4 फैक्टर्स अबाउट क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के बारे में जनाब 4 फैक्टर्स हैं, और वो 4 फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक होता है बेसिस, एक होता है लैटिस, एक होता है यूनिट सेल, और एक होता है क्रिस्टल। सो दीज आर द 4 एस्पेक्ट्स कंसर्न विद क्रिस्टल्स, क्रिस्टलोग्राफी। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर द एटम्स इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल में लगे हुए एटम्स या पार्टिकल्स, आप कह सकते हो कि द एटम्स हैव टू फॉर्म क्रिस्टल। जिन एटम से क्रिस्टल बनाना हो उनको बेसिस बोलते हैं। उनको या क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स लगे होते हैं वो बेसिस होते हैं। लैटिस क्या है जनाब? लैटिस इज द स्केलेटन ऑफ क्रिस्टल। इसका ढांचा होता है। अगर एटम्स आपने नहीं बनाए, डिजाइन, सिंपल डिजाइन वर्ड ज्यादा बेहतर होगा। द डिजाइन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का जो डिजाइन होता है, उस डिजाइन को जिसमें अभी आपने एटम नहीं लगाए हो या नहीं रखे हो, तो द डिजाइन इज कॉल्ड लैटिस। यूनिट सेल क्या है माय डियर स्टूडेंट? यूनिट सेल इज द ऑर्डर, द मिनिमम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, द मिनिमम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू ड्रॉ the design of crystal, the minimum arrangement of atom to draw the design of crystal। एटम का वो कम से कम कॉम्बिनेशन जिससे वो डिजाइन क्लियर हो जाए, पूरा हो जाए कि क्रिस्टल इस डिजाइन का बनेगा। अक्सर आप कह सकते हो यूनिट सेल को, द रिपीटेटिव पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। वो यूनिट सेल होता है वो पोर्शन जो बार बार रिपीट होकर क्रिस्टल बनाता है। फर्स्ट करो इस वक्त ये मार्कर यूनिट सेल है, क्योंकि यही मार्कर देखो ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, ये बार बार रिपीट होकर एक बॉडी, एक क्रिस्टल सा बना दिया। तो देखो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है और इससे एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाए जिसे हम क्रिस्टल कहेंगे बाद में, then the repetitive part in the crystal is called a unit cell। ये यूनिट सेल होता है। और क्रिस्टल इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, the combined form of all the 3 factors। ये जो 3 फैक्टर्स आपने पढ़े इनका कंबाइंड फॉर्म क्रिस्टल होता है, यानी बेसिस, लैटिस और यूनिट सेल। पहली बात यह है कि लैटिस पूरा स्केलेटन है, आपने जितना बड़ा क्रिस्टल बनाया है वो पूरा लैटिस स्केलेटन, और उसमें यूनिट सेल रिपीट होगा और एटम सब इसमें रखते हैं, तो पूरे तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको जो नेट रिजल्टेंट पर सॉलिड मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ क्रिस्टल। ये था पॉइंट नंबर 6। अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 7। और पॉइंट नंबर 7 क्या है? पॉइंट नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स ये है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। आप जानते हैं हेक्सागोनल है और आर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, क्यूबिकल है, काफी ज्यादा है। बट आपके बुक में
फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में सेकेंड ईयर के इस बुक में इन्होंने सिर्फ क्यूबिकल क्रिस्टल्स डिस्कस किए हैं। क्यूबिकल क्रिस्टल्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। क्यूबिकल क्रिस्टल्स आर आल्सो ऑफ 3 टाइप्स। एक होते हैं जनाब क्यूबिकल क्रिस्टल्स, एक होते हैं सिंपल क्यूबिक, एक होते हैं जनाब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और एक होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। शॉर्ट फॉर्म है SC। इसे SC कहते हैं, इसे FCC कहते हैं और इसे BCC कहते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि सिंपल क्यूबिक में हर क्यूब के कॉर्नर पर एक एटम होगा, या क्यूब के हर कॉर्नर पर एक एटम होगा और बाकी कोई कहीं पर एटम नहीं होगा। और FCC वो क्यूबिक क्रिस्टल होगा जिसमें कॉर्नर पर भी एटम होगा और हर साइड, क्यूब के हर साइड में एक एटम मौजूद होगा, उसके मिड में एक एटम होगा। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मीन के कॉर्नर के साथ साथ बिल्कुल सेंटर ऑफ क्यूब में एक एटम मौजूद होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ड्रा करने की कोशिश करूंगा कि सिंपल क्यूबिक वो होता है कि लेट मी ड्रा, ये एक क्यूब है, मैं क्यूब ड्रा करने की कोशिश कर लेता हूं। देखिए ये एक क्यूब है और यहां एक एटम हो, एक एटम यहां हो, एक एटम यहां हो, एक यहां हो, एक यहां हो, एक यहां, एक यहां और एक यहां। आपने देखा कि ये ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर है कि हर कॉर्नर पर एटम है, लेकिन और कहीं पर मैंने एटम नहीं रखा, तो इस क्यूब को रिपीट करें, ये यूनिट सेल है, ये क्यूब बार बार रिपीट होगा, इसके ऊपर यही क्यूब, इसके दाएं तरफ, बाएं तरफ, नीचे, पीछे, आगे, हर तरफ इसके साथ यही क्यूब दोबारा लगाते जाएं, तो इससे जो क्रिस्टल बनेगा दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का यूनिट सेल है और ये रिपीट होकर जो क्रिस्टल बनाएगा वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कहलाएगा। फेस सेंटर्ड के लिए हम ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि ये एक क्यूब बना रहा हूं, मैं सिर्फ एक साइड मेंशन कर सकता हूं 2 डायमेंशन बोर्ड पर। ये देखो एक एटम यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, हर कॉर्नर पर एक एटम आ गया। अब आप जानते हैं कि क्यूब के 6 साइड्स होते हैं, फेसेस, 6 फेसेस होते हैं, और जिस कमरे में आप बैठे हो उसको एक क्यूब कंसीडर करें, तो उसको उसके दाएं तरफ देखिए आपको एक दीवार नजर आएगा, वो 1 साइड, बाएं तरफ एक दीवार, सेकंड साइड, ऊपर 3rd साइड, नीचे 4th साइड, आपके सामने 5th साइड और आपके पीछे 6th साइड। तो हर क्यूब के इस तरह 6 साइड्स होते हैं। अगर ये एक साइड है, देखें मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाओगे। सो लेट मी हाईलाइट इट, इसी से हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए ये एक साइड है, 1 फेस ऑफ दिस क्यूब। अगर इस 1 फेस ऑफ दिस क्यूब पर इसके सेंटर में भी एक एटम मौजूद हो, सिमिलरली टॉप पर भी हाईलाइट कर सकता हूं। अगर मैं कहूं ये देखिए ये टॉप फ्लोर ऑफ द क्यूब है, टॉप फेस, और इसके सेंटर पर भी एक एटम मौजूद हो, इसी तरह बैक, इसी तरह फ्रंट, इसी तरह नीचे, इसी तरह लेफ्ट, 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 एंड नीचे 6, तो 6 साइड के देखो हर साइड के सेंटर पर भी एक एटम मौजूद हो, देन इट इज कॉल्ड FCC यूनिट सेल। ये रिपीट हो रहा होगा इस क्रिस्टल बनाने के लिए, तो ये यूनिट सेल है। इसी तरह का यूनिट सेल हर तरफ फैलाव है इसके साथ, सो उससे जो क्रिस्टल बनेगा दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है? वो भी क्यूब ही है, लेकिन फेस के बजाय सेंटर में एक एटम होना चाहिए, बाकी कहीं पर कोई एटम ना हो। लेट मी कंसीडर इट इज अ क्यूब। ये हमारे पास है जनाब एक क्यूबिकल क्रिस्टल यूनिट सेल। अगर मैं कहूं कि हर कॉर्नर पर एक एटम मौजूद है, हर कॉर्नर पर एक एटम मौजूद है, अब फेस पर नहीं,
इस पूरे क्यूब के अंदर दरमियान में एक एटम मौजूद हो, देन द यूनिट सेल इज कॉल्ड बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल हर तरफ रिपीट हो जाए तो जो क्रिस्टल बन जाएगा, दैट क्रिस्टल इज कॉल्ड बीसीसी क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये बातें काफी हैं, आपने इसका डिटेल पढ़ा है नाउ, क्योंकि जब मैं एफएससी का स्टूडेंट था तो हमें भी हमारे केमिस्ट्री टीचर ने काफी डिटेल बताया था क्रिस्टलोग्राफी का। अब नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डिस्कशन करके दे दी, ये हमारा कवर हो गया। माय नेक्स्ट टारगेट इज एमॉर्फस सॉलिड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। द फर्स्ट पॉइंट अबाउट एमॉर्फस सॉलिड इज द solids having no order in arrangement of molecules, atoms or particles। वो सॉलिड्स जिनके अंदर एटम या पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स की किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई अरेंजमेंट नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती, जो एटम जिधर जैसे लग गया बस लग गया, दैट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं ड्रा करना चाहता हूं, यह है एक एमॉर्फस सॉलिड का ब्लॉक डायग्राम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं कहूं कि देखो कुछ एटम ऐसे पड़े हैं, कुछ ऐसे पड़े हैं, कुछ ऐसे पड़े हैं, किसी तरह का इनमें कोई आर्डर मुझे नजर नहीं आ रहा, और इरेगुलर से मुझे नहीं पता कि किस तरह किस रूल से ये डिजाइन हुए हैं। जिधर देखूं एक डिफरेंट कहानी नजर आए, जिधर देखूं एक डिफरेंट कहानी नजर आए, सो समझ जाना कि द सॉलिड इज एमॉर्फस सॉलिड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है हमारे पास कि वी कैन नॉट हैव, इनकी जो डेंसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर आप इस सॉलिड के टॉप से कोई पोर्शन काट ले, उसका मास और वॉल्यूम मालूम करे और मास बाय वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करे, इससे एक आंसर आ जाएगा। फिर उसी तरह का एक पोर्शन नीचे से काटने आपके लिए मास बाय वॉल्यूम का आंसर कुछ और होगा, फिर मिड से काटे कुछ और होगा। मतलब कहीं पर आपको मास डिवाइड बाय वॉल्यूम का आंसर कम मिलेगा, कहीं पर आपको इसका आंसर ज्यादा मिलेगा, डेंसिटी कहीं कम कहीं ज्यादा। और डेंसिटी के वेरिएबल होने की वजह क्या है? तो वो पॉइंट नंबर 3 है, बिकॉज इनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस जो होते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस कांस्टेंट नहीं होते, डिस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कहीं पर ये पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल आपस में करीब होते हैं, कहीं पर ये एक दूसरे से दूर होते हैं। यही वजह है कि इनकी डेंसिटी बाज जगहों पर कम आती है, बाज जगहों पर ज्यादा आती है। पॉइंट नंबर 4 आप कह सकते हो, वी कैन नॉट ड्रॉ कंसेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स। आप एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर 2-3 कंसेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स नहीं बना सकते। आप एक प्लेन बनाओगे तो उस जैसा दूसरा प्लेन बनेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखो इन पार्टिकल को मिलाकर ये एक प्लेन बना लूं, तो इस तरह का या इस डायरेक्शन का या इस शेप का कोई दूसरा प्लेन बनेगा ही नहीं। अगर मैं जितना भी सोचूं और मिलाने की कोशिश करूं, तो देखो प्लेन्स जो है वो आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे ही नहीं, और डिफरेंट वैरायटी के प्लेन्स मुझे मिल सकते हैं, लेकिन कभी भी 2-3 कंसेक्यूटिव प्लेन्स मुझे पैरेलल नहीं मिल सकते। सो वी कैन नॉट ड्रॉ पैरेलल प्लेन्स इन एमॉर्फस सॉलिड्स। एंड पॉइंट नंबर 5 के ये है कि एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में ऐसा कह सकते हो कि जैसे बहते हुए फ्लूइड को अचानक फ्रीज किया गया हो। एक फ्लूइड है, लिक्विड है, वो फ्लो कर रहा है, तो आप जानते हैं फ्लो में मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड कहीं पर करीब चले जाते हैं, कहीं पर दूर हो जाएंगे। तो इस वजह से कहीं मॉलिक्यूल क्लोज, कहीं दूर, कहीं डेंसिटी ज्यादा, कहीं कम, और अचानक इसी अंदाज में उसको फ्रीज करे तो ऐसे लगता है जैसे एमॉर्फस सॉलिड बन गया है। तो ऐसे लगता है जैसे बहते हुए फ्लूइड
को अचानक फ्रीज किया हो। इनका जो शेप है, द शेप इज सिमिलर क्वाइट टू द फैक्ट दैट इफ वी सडनली फ्रीज अ फ्लोइंग फ्लूइड, एक बहते हुए फ्लूइड को अचानक आप फ्रीज करें डियर स्टूडेंट्स, तो उससे एमॉर्फस शेप बन सकता है या उस तरह दिख सकता है। एमॉर्फस सॉलिड्स का कोई खास डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में एमॉर्फस सॉलिड्स के मजीद कोई यूज भी नहीं है। सो एमॉर्फस के पॉइंट्स आपने समझे। अब मैं आपको बताता हूं पॉलीमर्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलीमर्स के लिए क्या बात है। सो पॉलीमर्स जो होते हैं ना, इनमें पहला पॉइंट के व्हाट आर पॉलीमर्स, तो आप कह सकते हो पॉइंट नंबर 1, द सॉलिड्स इन विच सम पोर्शंस आर लाइक क्रिस्टल्स while some are like amorphous। वो सॉलिड जिसके अंदर बास पोर्शंस क्रिस्टलाइन की तरह होते हैं, यानी उनमें एक ऑर्डर बार बार रिपीट हुआ होता है, और बास पोर्शंस में एमॉर्फस बिहेवियर होता है। वहां हमें दिखता ही नहीं कि भाई कौन से ऑर्डर से ये अरेंजमेंट हुई है, किस ऑर्डर से हुआ है। तो सच पार्शियल बिहेवियर सॉलिड्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स। पार्शियल बिहेवियर सॉलिड्स मींस कि इनमें बास पोर्शंस में क्रिस्टलाइन बिहेवियर आपको मिलता है, बास पोर्शंस में आपको एमॉर्फस बिहेवियर मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि इट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स, तो कहीं पर आपको एक तरतीब सा मिल सकता है, लेकिन कहीं पर आपको बिल्कुल बिगड़ी हुई हालत मिलेगी और आप बिल्कुल भी कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकोगे। सो सच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। सेकेंड पॉइंट आपके लिए, पॉइंट नंबर 2, ये कह सकता हूं कि इन सम पोर्शंस, इसके कुछ पोर्शंस में डेंसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, while in some portions, ओवरऑल बात करो तो फिर कांस्टेंट नहीं है, इन सम अदर पोर्शन डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है। उम्मीद है आप ऑलरेडी समझ गए हैं कि देखो जहां रेगुलर अरेंजमेंट है यहां पर आप डेंसिटी आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, लेकिन इरेगुलर अरेंजमेंट वाली जगह में डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। लेकिन ओवरऑल बात करोगे तो फिर भी दो वैल्यूज आपको मिलेंगे, लिहाजा ओवरऑल डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट आपसे कोई पूछे या आपके सामने आए कि द डेंसिटी ऑफ पॉलीमर्स इज, तो ऑप्शन में लिखना नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि कहीं पर यूनिफॉर्म कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म, ये बजाते खुद वेरिएबल होने की एक अलामत है। लेकिन इन सम पोर्शन आपको एक आंसर बार बार रिपीट हो सकता है डेंसिटी का, बाइल ज्यादातर पोर्शन में नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज नॉन यूनिफॉर्म है। एनी हाउ, पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 ये है कि इन सम पोर्शंस वी कैन गेट पैरेलल प्लेन्स। कुछ जगहों पर हमें पैरेलल प्लेन्स मिल सकते हैं, लेकिन इन सम पोर्शंस वी कैन नॉट ड्रॉ कंसेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स। हम कंसेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स बाज जगहों पर ड्रा कर सकते हैं, बाज जगहों पर ड्रा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर पैरेलल प्लेन्स आप ड्रा कर सकते हो, लेकिन अगर यहां की बात हो जाए तो यहां कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है और आपको कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिपीटेटिव प्लेन्स नहीं मिल सकते। सो पॉलीमर्स में से जो दो किस्में हैं उनका पॉइंट नंबर 4 में आपका जिक्र कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 4 अबाउट पॉलीमर्स ये होगा हमारा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स एज वेल। हम ऐसा कह सकते हैं पॉइंट नंबर 4 में कि पॉलीमर्स की अपनी दो किस्में हैं। एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स, क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स, और एक को बोलते हैं एमॉर्फस पॉलीमर्स। दोनों में क्या फर्क होगा, तो आई थिंक आप गेस कर सकते हो, क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स और एमॉर्फस पॉलीमर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन पॉलीमर वो होता है जिसमें रेगुलरिटी वाला बिहेवियर ज्यादा हो और एमॉर्फस बिहेवियर कम हो, यानी ऑर्डर का फैक्टर ज्यादा हो और डिसऑर्डर का जो फैक्टर है वो कम हो,
देन इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन पॉलीमर। और एमॉर्फस पॉलीमर डियर स्टूडेंट्स वो पॉलीमर होता है जिसमें इर्रेगुलर वाली जगह ज्यादा हो और रेगुलरिटी वाली जगह, ऑर्डर वाली जगह कम हो। द क्रिस्टलाइन बिहेवियर कम, आप कह सकते हो कि ऑर्डर वाला पोर्शन जो है वो कम हो और डिसऑर्डर वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा हो। देन द सॉलिड इज कॉल्ड एमॉर्फस पॉलीमर। ये हो गए जनाब पॉलीमर तक की डिस्कशन हमारी। और इसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो वो काफी लेंथी है। अगर मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा तो मुझे वीडियो के लेंथी होने की वजह से इसको दरमियान में स्टॉप करना पड़ेगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर यहां से कंटिन्यू करेंगे। देखो ये सर्कल्स तक हमने लेक्चर नंबर 1 ये पढ़ा। अब लेक्चर नंबर 2 इंशाल्लाह जैसे ही मैं जल्द ही आपके साथ मुखातिब हूंगा तो हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, जो बहुत ज्यादा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन, फिर इसमें है जनाब स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस है, डक्टिलिटी है, ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है, टफनेस है, इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मैकेनिकल एडवांटेजेस हैं और मॉडुलसेस हैं। ये सारी बातें हैं जनाब, तो काफी लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए इसको एक लेक्चर हम दे देते हैं, दरमियान में इसका छोड़ना ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।